Hello guys, welcome back to my channel. This is the second part of levy of and exemptions from custom duty. अगर आपने first part नहीं देखा है, so go and watch the first part. We are going to continue with the rest of the portion in this video. So to begin with, we are going to consider customs import of goods at concessional rate of duty rules 2017. इसके अंदर रूल 2 बात करता है रिगार्डिंग एप्लीकेशन जो कि अप्लाई होता है उस इम्पोर्टर पर जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहता है. अब एग्जाम्शन नोटिफिकेशन कौन सा होगा? दैट विल द नोटिफिकेशन दैट हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. ये जो बेनिफिट है ये डिपेंडेंट होगा हम जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसका यूज़ किस तरह से करते हैं. सो बेसिकली इनका यूज़ या तो कमोडिटी के मैन्युफैक्चर में होना चाहिए या फिर किसी आउटपुट सर्विस के प्रोविजन में होना चाहिए. अगेन देयर इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो हमारे एग्जाम्शन नोटिफिकेशंस है वो सिर्फ उन रूल्स पर एप्लीकेबल होंगे जहाँ पर ये रूल्स ऑब्जर्व करने हैं ऐसे लिखा होगा, अदरवाइज़ ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू रूल 3 जो बात करता है डेफिनेशंस की. तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देख पा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स विच इज़ एन एडिशन इन द करंट मॉड्यूल ऑफ May 22. सो ये बोलता है कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होंगे जिनका वैल्यू इम्पोर्टर अपने बुक्स के अंदर कैपिटलाइज करेगा, एज सिंपल एज दैट. द नेक्स्ट वन रिलेट्स टू एग्जाम्शन नोटिफिकेशन. सो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन एक ऐसा नोटिफिकेशन होगा जो कि इशू होने वाला है कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंदर. अगर कोई नोटिफिकेशन अदर दैन दिस आता है तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्शन नोटिफिकेशन. द नेक्स्ट वन डील्स विथ इंफॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है टू द कस्टम्स ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन नोटिफिकेशन. फर्दर जब हम देख रहे हैं तो हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है दैट इज़ रिलेटेड टू जॉब वर्क जो कि एक एडिशनल पॉइंट आ रहा है इन द न्यू मॉड्यूल. सो जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस या मैन्युफैक्चर जो होगा जो कि एक इम्पोर्टर अंडरटेक करेगा सो दैट वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा पाए, जो कि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि अगर आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो तो उसके अंदर आपको एग्जाम्शन मिलेगा, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जॉब वर्क, प्रोवाइडेड दैट कि ये सारी जो ट्रीटमेंट या प्रोसेस हो रही है वो गोल्ड, ज्वेलरी, आर्टिकल्स और अदर प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स पे नहीं होनी चाहिए. जो भी पर्सन ये एक्टिविटी करने वाला है दैट पर्सन विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ जॉब वर्कर. सो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 एडिशनल थिंग्स यहाँ आई है. द फर्स्ट वन इज़ कैपिटल गुड्स एंड द सेकेंड वन इज़ जॉब वर्क. द अदर 2 रिमेनिंग एज इट इज़. इसके अंदर एज सच कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. मूविंग अहेड टू द डेफिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर. तो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर एक कस्टम ऑफिसर रहेगा जिसका रैंक इक्विवेलेंट होगा टू सुपरिटेंडेंट या फिर एक ऐसा अप्राइजर जिसका जुरिस्डिक्शन होगा ओवर द प्रेमाइसेस जहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो यूज़ करने वाले हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर हम आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो. सो यहाँ पर हमें सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी है. जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होने वाली है या हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वहाँ पर जो ऑफिसर होगा जिसका रैंक सुपरिटेंडेंट या फिर अप्रेजर के बराबर होगा वो होगा हमारा जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर. अभी आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर. तो मैन्युफैक्चर को हम एक ऐसी प्रोसेस बोलते हैं जिसके थ्रू इम्पोर्टर जो होता है वो अपने रॉ मटेरियल या इनपुट्स को कुछ इस तरह से प्रोसेस करता है सो दैट एक नया प्रोडक्ट आ जाए जिसका हम या तो डिस्टिंक्ट नाम रखेंगे या उसका डिस्टिंक्ट यूज़ हो सकता है या उसका कैरेक्टर डिस्टिंक्ट हो सकता है या फिर नेचर डिस्टिंक्ट हो सकता है. एंड अकॉर्डिंगली जो पर्सन ये एक्टिविटी कैरी आउट करेगा ही विल बी कंस्टिट्यूट एज अ मैन्युफैक्चरर. सो यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोल्ड क्यों किया हुआ है? सो बेसिकली पहले हमारे जो डेफिनेशन थी वहाँ पर क्या था, इम्पोर्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी कि प्रोसेसिंग एक्टिविटी हो रही है या नहीं. बट फॉर द पर्पज़ ऑफ दीज पर्टिकुलर रूल्स द मैन्युफैक्चरर शुड बी इम्पोर्टर. फर्दर यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन थी वहाँ पर पहले एंड यूज़ किया हुआ था, डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर एंड यूज़, बट नाउ इट इज़ एन और कंडीशन. सो मतलब या तो नाम अलग हो सकता है या कैरेक्टर अलग हो सकता है या यूज़ अलग हो सकता है, एज द केस मे बी. मूविंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट सर्विस. तो आउटपुट सर्विस क्या होगा? जो हमने इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्ट किए हुए हैं उसको यूज़ करके हम कोई सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं. बट अभी इन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए और ये क्या बोलते हैं कि इस सर्विस के अंदर आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड नहीं होगी. अब हमारा रूल 4 बोलता है कि हमारे इम्पोर्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से देनी होगी. अब ये इन्फॉर्मेशन वो किसको देगा? तो वो ये इन्फॉर्मेशन देगा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को जिसके पास में
जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन कहाँ का? तो जहाँ हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर होने वाले हैं या आउटपुट सर्विस मिलने वाली है, वहाँ का। A point to be again noted is that after sales service are not output services to be considered. अब इन्फॉर्मेशन तो हम उनको देने वाले हैं, बट हमको देना क्या है? सो फर्स्टली हम उनको देंगे हमारे इम्पोर्टर या जॉब वर्कर का नेम और एड्रेस। फिर हम उनको बताएंगे कि हम एग्जैक्टली कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं या कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमने अंडरटेक की हुई है, एज द केस में भी। फिर हम बताएंगे हमारे जो गुड्स थे जो हमने इंपोर्ट किए उनका नेचर क्या है और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। और लास्टली हम बताएंगे अगर हमने कोई आउटपुट सर्विस रेंडर की है तो उसका नेचर क्या था। सो इसके अंदर ये बोल्ड क्यों कर रखा है? तो इन्होंने हर जगह ऐड किया हुआ है जॉब वर्कर का पार्ट, एंड लास्ट में जो नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर्ड है यूटिलाइजिंग द इम्पोर्ट गुड्स, ये पहले नहीं होता था, अभी इन्होंने इसके अंदर ये एडिशनल पॉइंट ऐड किया हुआ है। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज गिवन इन बोल्ड इन द मॉड्यूल। सो हम अभी जो बोल रहे थे कि हमने क्या देना है, नाम और पता देना है, क्या बनाने वाले हैं वो देना है, हमने क्या मंगवाया है वो देना है, और हम कौन सी आउटपुट सर्विसेज देने वाले हैं ये हम लोग उनको बता देंगे। रूल 5 बात करता है कि हमको प्रोसीजर किस तरह से फॉलो करनी है। सो जिस इम्पोर्टर को एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना होता है उसको एक सर्टन इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है इन एडिशन टू दी अबाव। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी? तो हमको अपने गुड्स की क्वांटिटी और वैल्यू बतानी है और कौन सा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है ये उन्हें बताना होता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हमारे गुड्स एक्चुअली किस पोर्ट पर आने वाले हैं और अगर कोई कंसाइनमेंट 1 साल के ऊपर है या नहीं, इसका भी हम लोग डिक्लेरेशन उनको दे देंगे। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको हमें एक सिंगल सेट देना है कस्टम स्टेशन पर टू द डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। इन अ सिमिलर मैनर हम लोग 2 कॉपीज़ देंगे डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को, जिसका जुरिडिक्शन होगा उन प्रीमाइसेस पर जहाँ हम गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या आउटपुट सर्विस रेंडर करने वाले होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर कोई इम्पोर्टर को किसी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना है तो वो क्या करेगा, अपने डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर को जो सही लगता है उसके मुताबिक एक कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करेगा विद श्योरिटी और सिक्योरिटी, एंड वो उसके साथ साथ ही एक अंडरटेकिंग लेगा जिसके अंदर वो ये अंडरटेक करता है कि वो एक अमाउंट पे करेगा जो कि इक्वल होगी उस डिफरेंस की जो उसकी ड्यूटी उसने पे करने चाहिए थी, बट उसने फॉर अवेलिंग द एग्जेम्पशन पे नहीं किया, और जो भी उसने ऑलरेडी पे किया है इन दोनों के बीच में। सो लायबिलिटी माइनस अमाउंट एक्चुअली पेड, इसका उसे डिफरेंस पे आउट करना है। अगर वो एग्जेम्पशन उसे अवेल नहीं होता है तो ऐसा वो अंडरटेकिंग देगा। ये जो अमाउंट होगी इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा एज पर द रेट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 28AA ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1956। अब ये जो हमारा इंटरेस्ट का डेट है वो कब से स्टार्ट होगा? तो जिस दिन हमने हमारे गुड्स इंपोर्ट किए थे और एग्जेम्पशन अवेल किया था वहाँ से लेकर जो हमारी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होगी वहाँ तक हम उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाते जाएंगे। अब जो हमारा जुरिस्डिक्शनल डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर होगा उसके पास जो हमने 2 कॉपीज़ दी थी उसमें से एक कॉपी वो डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एट कस्टम स्टेशन को फॉरवर्ड कर देगा, एंड जैसे ही उस कस्टम ऑफिसर को ये हमारी कॉपी मिल जाती है वो हमें एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट अलाउ कर देगा। सो दिस वॉज इन वेरी सिंपल मैनर की प्रोसीजर हमें किस तरह से फॉलो करनी है। जो हमारा रूल 6 है जो बात करता है कि इम्पोर्टर को इम्पोर्टेड गुड्स जब आ जाते हैं उसका रिसीट का एक इन्फॉर्मेशन देना होता है और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। अमेंडमेंट्स एज सच जो जॉब वर्क का पोर्शन हमने पहले देखा है ना कि एडिशन हुआ है, उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कुछ एडिशंस किए हुए हैं। सो हम देख लेंगे साथ में ही कि उन्होंने कहाँ कहाँ ऐड किया हुआ है। सो इम्पोर्टर को जब भी गुड्स उसके पास आ जाते हैं उसके प्रीमाइसेस में, वो अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को इसका इन्फॉर्मेशन दे देगा विद इन 2 days ऑफ सच रिसीट। मतलब आज अगर मेरे पास में गुड्स आते हैं ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आज से 2 दिन के अंदर अंदर अपने जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर को इसका इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब इस रूल के अंदर वो लोग सिर्फ ये नहीं बोलते कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, बट साथ ही वो लोग ये भी बोलते हैं कि आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। बट रिकॉर्ड्स में मैं एग्जैक्टली क्या क्या मेंटेन करूँगी, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में बताऊँगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट की है और उनकी वैल्यू कितनी है, मैंने कितने इंपोर्ट गुड्स कंज्यूम किए हैं, मेरे कितने गुड्स जॉब वर्क के लिए गए हैं और जॉब वर्क का नेचर क्या है, जॉब वर्क में अगर मैंने भेजे थे तो जॉब वर्क से वो गुड्स फिर से आ गए हैं क्या, और अगर अंडर रूल 7 के अंदर कुछ गुड्स मैंने अपने पास मंगवाए होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर्स तो ऐसे गुड्स मैंने फिर से री एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करवाए हैं क्या, और ऐसे कौन से गुड्स हैं जो अभी भी मेरे स्टॉक में पड़े हैं। सो इन सभी का मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जब भी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जिसका मेरे ऊपर जुरिस्डिक्शन बनता है वो इनके बारे में पूछेगा, तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स उसे देने पड़ेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मेरी जिम्मेदारी एज एन इम्पोर्टर यही ख़त्म नहीं होती। मैंने अब रिकॉर्ड्स अपने साथ मेंटेन किए हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी में इन्होंने एक और एडिशन कर दिया। वो क्या बोलते हैं कि मैं क्वार्टरली रिटर्न भी सबमिट करूँगी, जो कि रूल्स मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये रिटर्न मैं सबमिट करूँगी डेप्यूटी कमिश्नर के पास या एज द केस में भी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जिसके पास मेरा जुरिस्डिक्शन होगा। और ये रिटर्न मुझे सबमिट करना है फॉलोइंग क्वार्टर के 10th डे तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा इम्पोर्ट हुआ है लेट्स से जनवरी टू मार्च के पीरियड के अंदर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाय 10th अप्रैल मैंने ये अपना क्वार्टरली रिटर्न सबमिट कर देना चाहिए। सो बढ़ते हैं अपने टोटली नए पार्ट की तरफ, दैट इज़ रूल 6A विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इम्पोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है ये बोलता है कि इम्पोर्टर ने अपने गुड्स जब जॉब वर्क के लिए भेजने होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजने होते हैं, तो उसे सबसे पहले जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर को इंटीमेट करना होगा इन राइटिंग इन अ डुप्लीकेट फॉर्मेट। मतलब 2 कॉपीज़ वो जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर को देगा। अब ये जो इम्पोर्टेड गुड्स है इनके अंदर क्या नहीं आना चाहिए, तो गोल्ड नहीं आनी चाहिए, ज्वेलरी नहीं आनी चाहिए, गोल्ड आर्टिकल्स नहीं आने चाहिए, कोई प्रेशियस मेटल या प्रेशियस स्टोन नहीं आना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन वो देने वाला है इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी उसे प्रोवाइड करनी होगी। वो वहाँ पर बताएगा कि जो जॉब वर्कर है उसका नाम क्या है और पता क्या है। वो ये भी बताएगा कि जो जॉब वर्क है उसका नेचर और डिस्क्रिप्शन किस तरह का होगा। साथ ही जो गुड्स वो भेजने वाला है टू द जॉब वर्कर, उनकी क्वांटिटी और उनका डिस्क्रिप्शन भी वो साथ में प्रोवाइड करेगा। अब ये बोलते हैं कि जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर है वो एक कॉपी जो होगी जो हमने उन्हें ऑलरेडी दी थी वो उस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करेगा जिसका जुरिस्डिक्शन होगा हमारे जॉब वर्कर पर। सो बेसिकली ये जो कॉपीज़ है वो जहाँ जहाँ एक्टिविटी होने वाली है उन कस्टम्स ऑफिसर के पास रहने की इन्होंने यहाँ पे एक मैकेनिज़्म क्रिएट किया है। अब ये जो हमने इंटीमेशन दे दिया, इसके बाद इम्पोर्टर अपने जो गुड्स है जॉब वर्कर को भेजने की कोशिश करेगा। अब ये कोशिश कैसे कंप्लीट होगी, तो वहाँ पर उसे एक चलन बनाना पड़ेगा। उस चलन के अंदर डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेंशन करनी होगी और यहाँ पे इस चलन के कवर के अंडर ही वो गुड्स जॉब वर्कर तक भेज सकता है। अब जॉब वर्कर के पास जब गुड्स आ गए तो जॉब वर्कर को उसकी एक्टिविटी कितने पीरियड में कंप्लीट करनी होगी, तो जिस दिन हमने चलन इशू किया है वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर जॉब वर्किंग की एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इम्पोर्टर नहीं बता पाता है कि जो भी जॉब वर्क के लिए उसने गुड्स भेजे थे, तो ऐसे केस के अंदर जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा उसके पास में ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो रूल 8 और रूल 8A के अंदर नेसेसरी एक्शन ले सकता है। जॉब वर्कर को एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा कि उसके पास में कौन से गुड्स आए हैं, किन गुड्स के ऊपर उसने मैन्युफैक्चरिंग की है, किस तरह का वेस्ट जनरेट हुआ है अगर हुआ है तो। साथ ही जब जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर उससे ये डिटेल्स मांगेगा तो उसे वो सारे अकाउंट डिटेल्स भी उसे प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद ये लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही जॉब वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो हमारे प्रोसेस गुड्स होंगे ना, जॉब वर्कर को वो अपने पास संभाल कर नहीं रखने हैं, वो फिर से उन गुड्स को प्रिंसिपल के पास फिर से भेज देगा अंडर द कवर ऑफ अ चलन। और अगर इम्पोर्टर को ये फिर से नहीं भेजने हैं और इसके ऊपर फिर कोई और जॉब वर्किंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है और इम्पोर्टर ने ऐसा बताया है कि इन गुड्स को मेरे पास ना भेजते हुए किसी और जॉब वर्कर के पास भेजो, और ऐसे केस के अंदर वो जो है अंडर द कवर ऑफ चलन वो गुड्स उस पर्टिकुलर जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर देगा। ये कवर ऑफ जो चलन का कवर होगा या तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर खुद बना कर देगा या फिर जो हमारा जॉब वर्कर है वो बनाएगा, या फिर एंडोर्समेंट की एक्टिविटी भी हो सकती है। सो बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रूल 7, जो बात करता है हमारे अनयूटिलाइज्ड या डिफेक्टिव गुड्स अगर कुछ होंगे तो इसको हम क्लियर करते हैं या फिर री एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो ऐसे केस में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बोलता है कि जिसने एग्जेम्पशन लिया हुआ है ऐसा इम्पोर्टर इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने जो अनयूटिलाइज्ड या डिफेक्टिव इम्पोर्टेड गुड्स है उनको री एक्सपोर्ट करवा सकता है विद इन 6 months
फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट, मतलब जिस दिन भी उसने इंपोर्ट करवाया होगा वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर वो रीएक्सपोर्ट करवा सकता है। बट इसके लिए उसे सबसे पहले अपने जुरिस्डिक्शनल डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर एक और कंडीशन उन्होंने अटैच की हुई है कि जो उन गुड्स की वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट उससे कम वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, इवन इफ़ दे आर डिफेक्टिव और अनयूटिलाइज्ड। अब इसके आगे ये लोग हमें ये बोलते हैं कि जिस किसी ने भी ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया होगा, तो ऐसे केस में अगर वो 6 महीने के अंदर हमारे जो गुड्स है उसको क्लियर कर रहा है, जो गुड्स हमने रखे थे अनयूटिलाइज्ड रहे थे हमारे पास या फिर डिफेक्टिव हो गए थे, उन्हें वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है या फिर सेल आउट कर दे रहा है, तो इन दैट केस जो हमारा इम्पोर्टर होगा उसको इम्पोर्ट लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। दैट इज़ जो उसने पहले पे नहीं किया था ऑन दोज गुड्स वो उसे अब पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जैसे हमने पहले ही कंसिडर कर दिया था कि उसने एग्जम्पशन ले लिया, इस वजह से जो उसको लाइबिलिटी पे करने को नहीं आई है तो वो लाइबिलिटी उसे अब पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब आगे ये लोग हमें ये बोलते हैं कि अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स लिए होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एनी अदर एक्टिविटी जो हम करेंगे, जैसे हम आउटपुट सर्विसेज भी देते हैं, सो ऐसे केस में जो कैपिटल गुड्स हमने यूज़ किए और अभी वो पर्पस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे केस में हम चाहते हैं कि हम अपने जो इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स थे उनको क्लियर आउट करवा दें। तो ऐसे केस में भी हमने जो एग्जम्पशन अवेल किया था ना, तो उसके अकाउंट पर जो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई थी, तो अब हमें उस लाइबिलिटी को पे कर देना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। बट अब बात आती है इंटरेस्ट हम किस पर पे करेंगे, तो हम ये जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये लोग हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कितना लेना है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा वहाँ हर क्वार्टर का हम 4% लेंगे, सेकेंड ईयर में हम 3% लेंगे, थर्ड ईयर में भी हम 3% लेंगे, फोर्थ फिफ्थ ईयर में हम 2.5% पर क्वार्टर लेंगे, एंड उसके बाद में इट विल बी 2% पर क्वार्टर। इन्होंने अब हमें एक और बात बताई है कि क्वार्टर हमें हमेशा फुल लेना है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का कोई अपर लिमिट इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किया है। और हम ये जो ले रहे हैं हमारा अमाउंट जो रहेगा दी क्वार्टर जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसके अंदर हमें कंसिडर करना होगा कि हमने उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड को यूज़ में कब लाया है, नॉट द पॉइंट दैट हमने इम्पोर्ट कब किया था। हम यहाँ पर ध्यान में लाएंगे कि हमने उसे यूज़ के लिए कब रखा है। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स रूल 8 जो बात करता है रिकवरी के बारे में। अगर कुछ सर्टन केसेस के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसके वजह से ऑफिसर को लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है, लेट्स से कि हमारे पास गुड्स अनयूटिलाइज गुड्स थे और डिफेक्टिव गुड्स थे, उसको हमने रीएक्सपोर्ट करवाया बट हमने कोई परमिशन नहीं ली या इंटीमेट नहीं किया था ऑलरेडी, तो ऐसे केस में जो हमारा डिप्टी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स होगा वो क्या करेगा, हमारा बॉन्ड इन्वोक कर देगा और रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। ऐसे केस में हमें जो हमने पहले लाइबिलिटी नहीं पे की थी अब वो हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अभी ये आगे हमें क्या बोलते हैं, ये सेम जो रूल्स है ना ये अप्लाई हो जाएंगे फॉर द गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब वर्क भी। सो यहाँ पर भी किसी और लॉ को हमें प्रेजुडाइज नहीं करना है, हम उन लॉ को भी कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी हम उसका एक्शन ले लेंगे। अब बात करते हैं हम पेनल्टी अंडर रूल 8A के बारे में। ये टोटली हमारे लिए न्यू पार्ट है, जो आपने अभी हमने पढ़ा था ना रिलेटेड टू जॉब वर्क इन रूल 8, ये भी टोटली न्यू पार्ट था। सो रूल 8A क्या बोलता है कि अगर किसी भी जॉब वर्कर ने या इम्पोर्टर ने किसी भी प्रोविज़न या रूल को फॉलो नहीं किया है या कॉन्ट्रावीन किया है, तो ऐसे केस में उसे लाइबिलिटी पे करनी होगी, एंड दैट लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 158 सबसेक्शन 2। Without wasting any further time, let's move ahead to procedure mechanism and organization for assessment of duty. So यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि कस्टम्स ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम बताएंगे हमारी ड्यूटी कितनी आती है। तो असेसमेंट के प्रोसीजर में हमको बेसिकली सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो गुड्स है उनकी टोटल क्वांटिटी और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। फिर हम बताएंगे कि उसको टैरिफ में किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, कौन सा रेट हमें उसके ऊपर लगाना है, और ये रेट ऑफ ड्यूटी कब आएगा, जब हम ऑलरेडी बता देंगे कि कितना हमें रेमिशन करना है, अबेट करना है या एग्जम्प्ट करना है। इसके बाद में हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारे गुड्स है वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो रहा है या वेयर हाउस में डिपॉजिट होने वाले हैं।
इसके आगे सेक्शन 14 बात करता है वैल्यूएशन की, जिसका हमें एक सेपरेट चैप्टर है वो पढ़ना है और वहाँ डिटेल में हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन किस तरह होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 15 जो बात करता है इस बारे में कि रेट ऑफ ड्यूटी हम किस दिन पर डिसाइड करेंगे और टैरिफ वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स का किस तरह से होता है। तो सेक्शन 15 बोलता है कि रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन के लिए रेलेवेंट डेट किसी एक पर्टिकुलर मैनर में फॉलो होगा जब हमारे गुड्स होम कंजम्पशन के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो ऐसे केस के अंदर जिस दिन हम हमारे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर देंगे या फिर हमारे गुड्स जिस एयरक्राफ्ट से या व्हीकल से या वेसल से आने वाले हैं उसका एंट्री इनवर्ड हमें मिल जाएगा, उस दिन की डेट या फिर बिल ऑफ एंट्री जो भी लेट होने वाला है उस दिन हम कंसिडर कर देंगे। अब अगर हमारे गुड्स वेयर हाउस में ऑलरेडी रखे हुए थे और अब हम उनको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हैं तो हमारी जो डेट ऑफ ड्यूटी होगी वो उस दिन पर डिसाइड होगी जिस दिन हम हमारा बिल ऑफ एंट्री फाइल करने वाले हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होम कंजम्पशन। इसके अलावा अगर कोई भी गुड्स होते हैं तो जिस दिन हम ड्यूटी पे कर देंगे वो दिन हम मान लेंगे कि इसी दिन हमें ड्यूटी पे करनी थी या फिर दैट विल बी द परफेक्ट टाइमिंग फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की थी 1 जनवरी को, वेसल आया है हमारा 3 जनवरी को। तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि हमें जो विच एवर इज़ लेटर राइट, अगर होम कंजम्पशन के लिए है तो सो इन दिस केस द लेटर वुड बी 3 जनवरी। इसीलिए यहाँ पे हम 3 जनवरी को रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए एक प्रॉपर या रेलेवेंट डेट मान लेंगे। अब ये बोलते हैं कि जो बैगेज है या गुड्स पोस्ट से आए हुए हैं ये सेक्शन 15 के अंदर कवर नहीं होंगे क्योंकि इनका एक सेपरेट सेक्शन हमें दिया गया है। सेक्शन 15 के मामले में एक रेलेवेंट केस लॉ हुआ था विच वॉज भारत सरफैकेंड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो गया कि जो हमारा शिप था वो बॉम्बे में आया 4 जुलाई 1981 को और उस टाइम हमारी ड्यूटी की रेट थी 12.5%। बट जो पोर्ट था वहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से जो शिप था वो कराची के लिए निकल गया और फिर से वापस आया बॉम्बे को 23 जुलाई 1981 और उसको फाइनली एंट्री मिली 4 अगस्त 1981 को, जब जो ड्यूटी जिस दिन हमारा ड्यूटी रेट था 15%। तो ऐसे केस में जो भारत सरफैकेंड्स प्राइवेट लिमिटेड था वो बोलता है कि हमारा जो रेट था वो कम होना चाहिए क्योंकि हम पहले ही आकर चले गए थे। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जो रेट होगा दैट विल बी 15%, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी एंट्री इनवर्ट थी उसकी फॉर्मेलिटीज़ कब हो पाई, 4 अगस्त को ही हो पाई जिस दिन उसको स्पेस मिला था, उसको फाइनल एंट्री मिली थी। दैट्स वाई इन एनी केस यहाँ पर जो हमारा रेट होगा दैट विल बी 15%। सिमिलरली जो कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए रेट ऑफ इम्पोर्टेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ राजकुमार निटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसी 1998। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 15 वैल्यूएशन के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ बात करता है कि रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ रेट का रेलेवेंट डेट कौन सा है। ओके, so let's move to illustration 3. An importer imported consignment of goods chargeable to duty at the rate of 40% ad valorem. The vessel arrived on 31st May. A bill of entry for warehousing the goods was presented on 2nd June and the goods were duly warehoused. In the meantime, an exemption notification was issued on 15th October reducing the effective customs duty to 25% ad valorem. Thereafter, the importer filed a bill of entry for home consumption on 20th October claiming 25% duty. The customs department charged higher rate of duty at the rate of 40% ad valorem. Give your views on the same, discussing the relevant provisions of the Customs Act 1962. So as you can see, जो हमारा केस है दैट इज़ रिलेटेड टू वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स। हमने गुड्स पहले वेयरहाउस करवाए थे एंड हम होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री बाद में फ़ाइल कर रहे हैं। सो जब भी ऐसा केस आता है हमारे सामने तो हमारे लिए रेलेवेंट डेट वो बन जाती है जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ़ाइल की थी। तो हमारी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हुई 20 अक्टूबर को और उस दिन रेट क्या था हमारा 25% था। इट डजेंट मैटर कि जब हमारा गुड्स आए थे उस टाइम पर या फिर वेयरहाउसिंग के लिए हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी उस टाइम पर हमारा रेट क्या था,
व्हाट मैटर्स कि जिस दिन हमने होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी उस दिन रेट क्या था, उस दिन हमारा रेट था 25%. सो द करेक्ट रेट फॉर the purpose of the customs act will be 25% ad valorem and not 40% ad valorem. So let's read the answer. So answer में ये बोलते हैं, according to section 15(1)(b) of the customs act, the relevant date for determination of duty of or rate of duty and tariff value in case of goods cleared from a warehouse is the date on which a bill of entry for home consumption in respect of such goods is presented. Therefore, the relevant date for determining the duty in the given case will be 20th October, the date on which the bill of entry for home consumption is presented, and thus the relevant rate of duty will be 25%. इस चैप्टर में से अब हमारा पोर्शन बचता है रिलेटेड टू रेमिशन, अबेटमेंट एंड एग्जेम्पशंस. इससे रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशंस होंगे इसको भी हम कंसिडर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बचता है टेस्ट योर नॉलेज वाला पार्ट. सो टेस्ट योर नॉलेज का जो वीडियो होगा दैट विल बी कम्प्लीटली सेपरेट एंड उसका हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे सो दैट सारी जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है वो आपको एक जगह पर मिल पाए. Thank you for watching this video. If you liked the video, do share with your friends who are having their attempt in May 22 or November 22 as the case may be, so that it may be helpful to them. And do share, like and subscribe. Thank you.